तो अच्छा, अब देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट पेपर से ले लिए। जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं फ्रॉम 2017 मई जून 2017 पेपर 41। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब आप कह लें कि जो सेपरेशनल टेक्निक से या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने आज डिस्कस करना है। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन है, ये कहने का स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू कन्वर्ट मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। 0.36 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम इज 0.36 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है आपके पास? 0.36 ग्राम सैंपल। ठीक है, तो अब 0.36 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम इज हीटेड strongly for several minutes using the apparatus। बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये बेटा ईयर 2017 है, पेपर 41। ठीक है, तो 0.36 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम इज हीटेड स्ट्रांगली फॉर सेवरल मिनट्स यूजिंग द apparatus shown। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये मैग्नीशियम है। ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम और इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? नेम apparatus A एंड B। ए का नाम बताना है और B का नाम बताना है। जी, व्हाट इज A एंड B? हाँ जी, किसी भी सॉलिड को जब आपने हीट करना हो तो इसके लिए हम जो एपरेटस यूज करेंगे, यानी मैग्नीशियम सॉलिड है। ठीक है, तो जब भी आपने सॉलिड को हीट करना है तो सॉलिड को हीट करने के लिए जो एपरेटस आप यूज करेंगे दैट इज नोन एज क्रूसिबल। ठीक है, ये मट्टी का बर्तन है, सिरेमिक का बना हुआ होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि आप मैग्नीशियम को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बीकर वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो क्रूसिबल जो है इट इज मेड अप ऑफ सिरेमिक। It is made up of ceramic, can withstand high temperature, can withstand high temperature. All right जी, then next the name of apparatus B। apparatus B बेसिकली A जो है वो आपने होल्ड किया हुआ है B के ऊपर और A को हम हीट कर रहे हैं। तो B बेसिकली क्या है? ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, ये आप सिंपली ट्राइपॉड कह दें। ठीक है, तो B is ट्राइपॉड, B is ट्राइपॉड। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट पाउडर MgO। द एक्सपेक्टेड मास ऑफ MgO इज 0.60 ग्राम। मैग्नीशियम को आपने जब हीट किया है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द एक्सपेक्टेड मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 0.60। द स्टूडेंट फाउंड दैट 0.55 grams of magnesium is produced in this experiment। ठीक है जी, द एक्सपेक्टेड मास कितना था? 0.60 ग्राम और प्रोड्यूस कितना हुआ है? 0.55 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट वाज एक्सपेक्टिंग दैट 0.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वुड बी फॉर्म बट ओनली 0.55 grams had been produced। तो suggest one reason why the mass of magnesium oxide is lower than expected and suggest how the expected result may be achieved। जी, suggest one reason why the mass of मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम क्यों बन रहा है? ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका क्रूसिबल है, दिस क्रूसिबल इज ओपन। ठीक है, ये क्रूसिबल अगर आप देखें इस पे कोई लिड नहीं है, नो लिड। ठीक है, इस पे कोई लिड नहीं है। तो एक तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, माइट बी सम मैग्नीशियम ऑक्साइड रिमूव फ्रॉम दिस क्रूसिबल इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ठीक है, ये भी हो सकता है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपने कंप्लीटली इसको बर्न ना किया हो। ठीक है, मैग्नीशियम हैज नॉट बीन हीटेड लॉन्ग इनफ। ठीक है, एक तो हम सिंपल ये कह सकते हैं। तो जस्ट वन रीजन, एक तो आपने रीजन बताना है। ठीक है, एंड देन हाउ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट मे बी अचीव। 2 मार्क्स हैं।
तो लेट्स सपोज हमने कहा कि जी स्केप ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आपने सिंपल कह दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड स्केप, और आप कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड स्केप एज द क्रूसिबल is open, or sum of magnesium oxide escape, sum of magnesium oxide escape as the crucible is open, ठीक है। तो अब how the expected result may be achieved, put a lid on the crucible, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि the magnesium has not been heated long enough, ठीक है, हम सिंपल ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि magnesium has not been heated long enough, ठीक है जी, आपने ज्यादा देर तक इसको हीट नहीं किया, तो हीट अप टू अ कांस्टेंट मास, यानी आप तब तक हीट करेंगे जब तक के मास में चेंज आना बंद ना हो जाए। हीट द कंटेंट्स अप टू कांस्टेंट मास, अप टू कांस्टेंट मास, ठीक है जी, क्लियर है। इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। आइदर यू कैन से कि some of the magnesium oxide escaped out from the crucible as it was open, so just put a lid on the crucible, ठीक है। तो भी आपका, क्योंकि आपके पास आपने जो assume किया था कि 0.6 ग्राम बनेगा, बट बन कितना रहा है, 0.55 ग्राम बन रहा है। The student does a similar experiment using 0.36 ग्राम of zinc instead of 0.36 grams of magnesium। पहले इसने कितना यूज किया था, 0.36 ग्राम मैग्नीशियम, now he is using 0.36 grams of zinc। Explain why he is wrong to expect that the mass of zinc oxide will also be 0.60 grams, ठीक है। Now what he is doing के पहले इसने रिएक्ट किया है मैग्नीशियम with oxygen to get magnesium oxide, ठीक है। मैग्नीशियम इसने कितना यूज किया, 0.36, and he get 0.6 grams of magnesium oxide, ठीक है। Now next is using zinc with oxygen to get zinc oxide। This time again he is using 0.36 grams of zinc, और इसने ये assume किया है कि अगेन इसको यहाँ पे 0.60 ग्राम ही मिलेंगे। And they're saying कि suggest why he is wrong to expect that the mass of zinc oxide will also be 0.60 gram। Why he is wrong to expect that the mass of zinc oxide will also be देखें why he is wrong, because दोनों के moles different होंगे। moles of zinc are less than moles of magnesium, yes, because magnesium के एक मोल का मास कितना है, 24 ग्राम्स, और जिंक के एक मोल का मास कितना है, 65 ग्राम्स, ठीक है जी। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मास जो है वो सेम नहीं है, एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज ग्रेटर, और मोलर मास आप किसी भी तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द मोलर मास ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन molar mass of magnesium, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया। और द नेक्स्ट पॉइंट इज कि fewer moles of zinc heated in point, यानी बेसिकली आपके पास ये जो 0.36 ग्राम्स होंगे, अगर ये 0.36 ग्राम्स हैं तो इसका मतलब ये मोल्स भी कम हो जाएंगे, और जब ये मोल्स कम होंगे तो जिंक ऑक्साइड के मोल्स भी कम बनेंगे, क्योंकि 1:1 का रेशो है, ठीक है। तो लेस मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड वुड बी फॉर्म, देयरफॉर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड वुड बी लेस। क्योंकि इसके एक मोल का मास कम है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि लेस मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड विल बी फॉर्म। जब आपके पास मोल्स, जिंक के मोल्स कम है तो जिंक ऑक्साइड के मोल्स भी कम बनेंगे, बिकॉज 1:1 का रेशो है, एंड ऑब्वियसली मास कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ठीक है जी। नाउ सजेस्ट अ सेफ्टी आइटम that the student should use, suggest a safety item that the student should use when doing this experiment, ठीक है जी। तो because he is heating
yes, because he is heating the substance, magnesium को heat कर रहा है, ठीक है, and he is observing all these things, so he must wear safety goggles. ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, sand is insoluble in water, sodium chloride is soluble in water. Sand insoluble है, sodium chloride soluble है. You are provided with a beaker containing 10 grams of a mixture of sand and sodium chloride. ठीक है, 10 grams of sand and mixture of sand and sodium chloride. Suggest an experiment to determine the percentage by mass of sodium chloride in the mixture. Percentage by mass of sodium chloride आपने find out करनी है, ठीक है. Percentage by mass of sodium chloride. Now, इस किस्म के क्वेश्चंस में ये हमेशा आपको डिटेल्स दे देंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है. तो यू शुड स्टेट द apparatus required, any measurements you need to make, and how you would use your results to determine the percentage. ठीक है, आपने जो भी apparatus यूज करने हैं वो आप बताएंगे, जो जो मेजरमेंट्स आप लेंगे और किस तरह से आप परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है. ठीक है जी, बिल्कुल. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने दोनों को मिक्स, यानी क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है सैंड का और सोडियम क्लोराइड का, तो टेक वाटर इन बीकर, टेक वाटर इन बीकर एंड ऐड द मिक्सचर इन वाटर. ठीक है, ये आपने सिंपल वाटर में ऐड कर दिया एंड स्टिर. ठीक है, अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, तो फिल्टर द सॉल्यूशन, filter the solution or mixture to separate sand. ठीक है, आपने सैंड को सेपरेट कर दिया. अब देखिए यहाँ से दो काम हो सकते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं. एक तो आप सैंड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इसको. आपको यहाँ से सैंड मिल गई, ठीक है, उसके बाद आपने मतलब आपको सैंड जो है ये एज अ रेसिड्यू मिल जाएगा, दिस वुड बी रेसिड्यू. ठीक है, देन आप सिंपली क्या करेंगे कि ड्राई द सैंड विद फिल्टर पेपर. ठीक है, इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे. सैंड को आपने ड्राई कर लिया, ठीक है, एंड देन सिंपली वे द ड्राई सैंड और टेक द मास ऑफ ड्राई सैंड. तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितनी सैंड जो है वो रिमूव करी. अब लास्ट में आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल मिक्सचर का मास कितना था, 10 ग्राम, आपके पास सैंड का मास आ चुका है. ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सैंड, परसेंटेज ऑफ सैंड कैसे निकल आएगी, मास ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 10 ग्राम्स मल्टीप्लाई द टोटल मास, मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ से आपको मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ सैंड. एंड बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड टोटल परसेंटेज कितनी होगी, 100. तो आपके पास जो भी सैंड की परसेंटेज आई है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सैंड, दिस वुड बी द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड. नहीं बेटा, फॉर्मूले की वर्किंग नहीं आपके पास, तो आपको नहीं पता कि कितनी सैंड मिली होगी. ठीक है, आपने जस्ट फॉर्मूलाज स्टेट करने कि क्या क्या फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं. ठीक है जी, तो जो वैल्यूज हैं हमने उस हिसाब से सिर्फ ये बता दिया कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे. अच्छा, आप ये भी कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मास ऑफ सैंड, जैसे हमने यहाँ पे सैंड का मास लिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्राई सैंड का मास लिया है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप सिंपली क्या कर सकते थे, एक दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता था कि फिल्ट्रेशन के बाद आप जो फिल्ट्रेट होता उसको वेपराइज करते अप टू ड्राइनेस, हीट दी फिल्ट्रेट अप टू ड्राइनेस. ठीक है, सारा वाटर इवेपोरेट कर देते, पीछे क्या रह जाता, कॉपर सल्फेट. ठीक है, अप टू ड्राइनेस मींस के ऑल द वाटर हैज बीन इवेपोरेटेड. तो टेक द मास ऑफ dried sodium chloride
और फिर सोडियम क्लोराइड का मास आ गया आपके पास, डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल लेते कैसे, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब जो सॉलिड में आपके पास मिक्सचर है, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जी बेटा, क्लियर है ये बात? एक्वस की फाइंड आउट नहीं करनी, जो आपके पास स्टार्टिंग मिक्सचर है उसमें आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेपर में से, सैंपल ऑफ इथेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द एपरेटस शोन। ठीक है, ये आपके पास कोई एपरेटस है जिसमें आप इथेनोइक एसिड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बाय रिएक्टिंग इथेनॉल विद एक्वस एसिडिफाइड KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऐसे मिलेगा। नेम एपरेटस सी। जी, व्हाट इज एपरेटस सी? कंडेंसर, बिल्कुल ठीक है, एपरेटस सी इज कंडेंसर। ठीक है, दिस इज एपरेटस सी, दिस इज कंडेंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एपरेटस सी? जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एपरेटस सी? गैस टू लिक्विड टू प्रिवेंट अनरिएक्टेड इथेनॉल फ्रॉम स्केपिंग। जी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आप देखें, यहाँ पे कंडेंसर का जो एक कन्वेंशनल इसकी आप कह लें कि इसका जो यूज होता है ये उससे हटके है। बेसिकली ये प्रोसेस कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स। जब आप कंडेंसर को ऐसे वर्टिकली अटैच करते हैं, इस पोजीशन में वर्टिकली अटैच करते हैं, तो अब ये जो अल्कोहल है बेसिकली ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, और आपने इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो इट स्टार्ट्स वेपराइजिंग। ठीक है, एंड बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड, बिकॉज वी वांट टू मेक एसिड, एंड बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड it vaporizes and it escapes out. ठीक है जी, so to convert the alcohol into acid, we need to make sure कि अल्कोहल जो है वो इस फ्लास्क में रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये कंडेंसर जो है ये ऊपर लगा दिया है, और सी जो है वो आपने ऊपर लगा दिया है। इसको कहेंगे रिफ्लक्स। इसका काम क्या है? टू अवॉइड द एस्केप ऑफ वेपर्स, के जो भी वेपर्स जो है वो एस्केप करें, ये जब इधर आएंगे कंडेंसर में, कंडेंस होकर फिर दोबारा लिक्विड बन के नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका मकसद सिंपली क्या है? टू रिटर्न द अनरिएक्टेड अल्कोहल, और आप सिंपल कह लें कि टू अवॉइड द एस्केप ऑफ वेपर्स। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एपरेटस सी? टू रिटर्न unreacted alcohol into the boiling flask, into boiling flask। जी क्लियर है? ये समझ में आ रही है बात? कंडेंसर का काम क्या है यहाँ पे? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? रिफ्लक्स समझ में आ गया सबको? ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर इन द फ्लास्क फॉर सम टाइम, all the ethanol will be oxidized to ethanoic acid। ठीक है, इथेनॉल जो है वो आपने जब इसको हीट किया, कन्वर्ट्स इनटू ethanoic acid। Draw a diagram to show how the apparatus may be adopted to allow the ethanoic acid to be distilled from the resulting mixture in the flask। ठीक है, अब क्या है? अब आपने एसिड को डिस्टिल ऑफ करना है, सेपरेट करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? draw a diagram to show the apparatus may be adopted to allow the ethanoic acid to be distilled from the resulting mixture in the flask। You should add any further apparatus to your diagram to enable the distillation to take place। ठीक है जी, तो अब आपने सिंपली क्या करना है, यानी अब कंडेंसर का जो दूसरी डायग्राम है वो हमने सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है कि लेट्स से ये हमारे पास रिएक्शन फ्लास्क आ जाएगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन फ्लास्क है,
और इसमें से आपने अब यहाँ पे आपने कंडेंसर ड्रॉ कर दिया। अब कंडेंसर स्लोप की फॉर्म में आ जाएगा। ये इसके इनर पाइप आ गया, ये इसकी आउटर जैकेट, वाटर आउट, वाटर इन। वाटर हमेशा बॉटम से इन होगा, टॉप से आउट होगा, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसको एक रिसीविंग पाइप दे देंगे और यहाँ पे आपके पास रिसीविंग फ्लास्क आ जाएगा, इसमें आप कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम एयर टाइट कर देते हैं। और इधर कंडेंसर थर्मामीटर आ जाएगा। ठीक है जी। थर्मामीटर का जो बल्ब है ये बिल्कुल फ्लास्क की ओपनिंग के सामने होना चाहिए। यहाँ आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी। इसमें हमारे पास अल्कोहल मौजूद है, ठीक है। दिस इज कंडेंसर, वाटर इन और आउट आपने सही बनाना है, ठीक है। दिस इज वाटर इन, वाटर आउट, रिसीविंग फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये थर्मामीटर। जी क्लियर है ये डायग्राम? The boiling point of ethanoic acid is 118 degrees centigrade. Suggest which compound in the final reaction mixture will be first to distill over. Suggest which compound in the final reaction mixture will be the first to distill over and the temperature at which it distills. जी, कौन सा कंपाउंड पहले डिस्टिल ओवर होगा इन द फाइनल रिएक्शन मिक्सचर? इथेनॉल तो बेटा ऑक्सीडाइज हो गया, इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। आप याद करें इथेनॉल की ऑक्सीडेशन में, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, इथेनॉल है C2H5OH। इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू CH3COOH। ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। और चलिए आप इसका स्ट्रक्चर बना लें, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी ये समझने में। मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। C2H5OH। अब ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं, ये दो हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं, याद होगा आपको, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये लॉस हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा होता है यहाँ पे, प्लस H2O। और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ये दो हाइड्रोजन जाएंगे और इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पे, यानी जो आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, चलें इसको भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो ये CH3, ये तो ऐसे ही रहा, ये वाले दोनों हाइड्रोजन लॉस हो गए, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, OH। तो फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में क्या मौजूद है, वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बता दिया, दिस इज 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखिए वाटर का इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है कि जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो साथ साथ वाटर भी बन रहा होगा। तो द कंपाउंड, ये कह रहे हैं कि फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में एसिड मौजूद है और वाटर मौजूद है, तो कंपाउंड कौन सा पहले डिस्टिल ओवर होगा? वाटर पहले डिस्टिल ओवर होगा। टेम्परेचर वुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जी क्लियर है ये बात? हाँ जी, ठीक है। So what does the student observe when a small volume of ethanoic acid is added to a test tube containing aqueous sodium carbonate? जी, small volume of ethanoic acid is added to a test tube containing aqueous sodium carbonate. What does the student observe? अगर ethanoic acid को ऐड किया जाए
इन aqueous sodium carbonate, तो इट वुड, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे, गैस बन रही है तो आप सिंपल लिख सकते हैं एफरवेसेंस, एफरवेसेंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, एफरवेसेंस, या बबलिंग लिख दें या फिजिंग लिख दें, ठीक है जी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल में दूसरा 42, अभी इससे पहले हम 41 कर रहे थे, अब ये 42 है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ नोन मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू 100 cm³ of dilute hydrochloric acid in excess, HCl जो है this is in excess, in the apparatus shown hydrogen gas is evolved, give a test and observation to identify hydrogen gas। जी, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, it pops in a flame, pops in a flame, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के सामने अगर आप फ्लेम लेके जाएंगे तो it gives a pop sound। नेम apparatus A and B, A क्या है, conical flask, एंड डी क्या है, गैस सिरिंज। अक्सर बच्चे सिर्फ सिरिंज लिख देते हैं, आपने पूरा गैस सिरिंज जो है वो मेंशन करना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इन बी, बी में कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो ये 40, 42, 44, 46, तो टोटल 46 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये कलेक्ट हुआ है, ठीक है जी। A student is asked to produce a dry sample of hydrogen, ड्राई सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, ड्राई हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करनी है बाय पासिंग इट थ्रू अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ड्राइंग एजेंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है जी। द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस अ ड्राई सैंपल ऑफ हाइड्रोजन बाय पासिंग इट थ्रू अ ड्राइंग एजेंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द गैस थ्रू द एपरेटस इज शोन बाय द एरोज, ठीक है। यहाँ से गैस इन हो रही है, यहाँ से गैस आउट हो रही है, और तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एक्स, वाई एंड जेड सब में सेम यही तरीका कार है, ठीक है। विच एपरेटस एक्स, वाई और जेड शुड बी यूज्ड, जी कौन सा एपरेटस यूज होना चाहिए, एक्स, वाई या जेड। हाइड्रोजन गैस को आपने ड्राई करना है, तो ड्राइंग के लिए विच एपरेटस वुड बी यूज्ड, विच एपरेटस एक्स, वाई और जेड वुड बी यूज्ड, वाई, जी बिल्कुल ठीक है वाई, क्योंकि देखें एक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से गैस इन हो रही है, ठीक है। हमेशा आप ये चाहेंगे कि जो आपका एंटरिंग पाइप है ये इमर्स्ड होना चाहिए ड्राइंग एजेंट में, दिस इज आवर ड्राइंग एजेंट, जस्ट टू मेक श्योर कि सारी की सारी गैस जो है वो ड्राइंग एजेंट में एंटर हो, ठीक है। आपका ये जो पाइप है ये इसमें इमर्स्ड होना चाहिए, जैसे आप यहाँ देखें हमारा जो एंटरिंग पाइप है ये इसके अंदर इमर्स्ड है, ठीक है। और जो आपका रिसीविंग पाइप है इट मस्ट बी आउट ऑफ द ड्राइंग एजेंट, ये ड्राइंग एजेंट में इमर्स्ड नॉट, इट शुड नॉट बी इमर्स्ड, so that it only takes the dried gas particles, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपके पास पार्टिकल्स आ रहे हैं गैस के, यहाँ से पार्टिकल एंटर हुए, ठीक है, ड्राइंग एजेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ जो पार्टिकल बाहर आएंगे, नाउ दीज आर ड्राइड पार्टिकल्स, ये ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो वाई जो है ये आप कह सकते हैं कि वाई इज दी एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको ये श्योरिटी रहेगी कि जो भी गैस यहाँ से एंटर हो रही है ये मॉइस्ट है, इट हैज मॉइस्चर प्रेजेंट, और सारी की सारी मॉइस्ट गैस जो है ये ड्राइंग एजेंट के अंदर एंटर हुई है, और यहाँ से जो गैस बाहर आ रही है इसमें कोई भी मॉइस्ट पार्टिकल नहीं है, ड्राई पार्टिकल्स है सारे के सारे। समझ में आ रही है ये बात। तो जो एंटरिंग पाइप है वो इमर्स्ड होना चाहिए, और जो कलेक्शन पाइप है it should not be immersed. This pipe must be immersed, must not be immersed. हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y जो है वो विच एपरेटस x, y और z शुड बी यूज्ड, y शुड बी यूज्ड, y यूज होगा, ठीक है जी। एक्सप्लेन योर आंसर, सो दैट द गैस मस्ट बबल थ्रू द ड्राइंग एजेंट, ताकि ये आपका पाइप जब इसमें एंटर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि द गैस मस्ट bubble or must enter in the
drying agent. ठीक है जी. नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट not be able why the student not be able to produce a dry sample of the gas using the apparatus below. This apparatus say why would he not be able to produce? Because there is chance कि some of the moist particles, let's say यहाँ से particle enter हुए और ये drying agent में गए ही नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है वो बाहर आ गए. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि the gas can enter the tube and leave it without the gas can enter the tube and leave without being dried or without being passing through the drying agent, without being dried. जी, क्लियर हो गई बात? जैसे हमने कहा है कि जो रिसीविंग पाइप है वो बाहर होना चाहिए और जो एंटरिंग पाइप है वो इमर्स्ड होना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेपरेट्स प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड यूजिंग द एपरेटस शोन. ठीक है, ये प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक को सेपरेट कर रहा है यूजिंग द एपरेटस. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. दिस इज फ्रैक्शनल distillation. Explain why the receiver flask must be left open. Receiver flask open क्यों होना चाहिए? यहाँ पे देखें ये receiver flask open है. ये open क्यों होना चाहिए? To avoid the build-up of pressure. जी. To avoid the build-up of pressure ताकि pressure release होता रहे. What is the reading on the thermometer when the first drop of liquid appears in the receiving flask? जी. जब यहाँ पे पहला ड्रॉप अपीयर होगा तो थर्मामीटर पे क्या रीडिंग होगी? 141. जी, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है 141 and this would be propanoic acid. So the temperature would be 141. Liquid would be propanoic acid. How does the student know when all of the liquid has been distilled over? Temperature rise above 141 degree centigrade. As temperature rise above 141 degree centigrade. Suggest a safety item that the student should use when doing this experiment. Safety item, again हम कह सकते हैं safety goggles. ठीक है जी, क्लियर हो गई है यहाँ तक बात? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स. Copper 2 sulfate crystals contain water of crystallization which may be removed by heating. Copper 2 sulfate crystals में क्या मौजूद है? Water of crystallization. Water of crystallization क्या होता है? Let's say CuSO4.5H2. ये water of crystallization है which may be removed by heating. You are to plan an experiment to find the percentage by mass of water in the copper 2 sulfate crystal. आपको ये water of crystallization की percentage find out करनी है. ठीक है, you should describe or draw a diagram of the apparatus that may be used to remove the water. Suggest all the weighings that should be done and show how they may be used to calculate the percentage by mass of water. ठीक है, you should describe or draw a diagram. या तो आप describe करें diagram को या फिर उसको draw कर लें. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक काम जो है वो यहाँ पे हो सकता है. तो you should describe or draw a diagram of the apparatus that may be used to remove the water. तो water को remove करने के लिए क्या करेंगे? Measure mass of hydrated crystals, then heat the crystals until dryness and measure mass. जी, बिल्कुल ठीक है. सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं, सबसे पहले आप क्रिस्टल्स का मास लेंगे. ठीक है, weigh the crystals. ठीक है, पहले आपने क्रिस्टल्स का मास लिया, देन फिर इसको हीट करेंगे. ठीक है, और कब तक हीट करेंगे? हीट द क्रिस्टल्स अप टू ड्राइनेस. हीट द क्रिस्टल्स
अप टू ड्राइनेस। ठीक है, आपने क्रिस्टल्स को हीट करना है अप टू ड्राइनेस और अप टू कांस्टेंट मास, एंड देन जो आपके पास सॉल्ट बचेगा दैट वुड बी एनहाइड्रस। सो वे द मास ऑफ एनहाइड्रस, जब सारा वाटर निकल गया तो ये पीछे क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मास लेंगे, ठीक है, और देन फिर आप इसमें से हाइड्रेटेड में से ये जो आपके पास मास आया था, पहला वाला जो मास था, ये मास था किसका, हाइड्रेटेड का, दिस वाज द मास ऑफ हाइड्रेटेड। तो इसमें से एनहाइड्रस के मास को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रेटेड मास ऑफ हाइड्रेटेड, या आप कह लें इनिशियल मास हाइड्रेटेड मास माइनस मास ऑफ एनहाइड्रस। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके पास मास ऑफ वाटर, और फिर मास ऑफ वाटर जो है ये आपने फिर परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर divided by mass of crystals multiply by 100। जी, क्लियर है ये? ठीक है जी, और इसके लिए डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो डायग्राम सिंपल क्या होगी कि आपने इवेपोरेटिंग डिश ली और इसमें आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, इनको हीट करना है। ठीक है, हीट करना है, और साथ साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इनको लेबल कर दी। The formula for copper 2 sulfate crystal is CuSO4.YH2O, where Y is the number of moles of water of crystallization in 1 moles of crystal. A student does an experiment and finds that Y is equals to 4. The correct value of Y for her sample is 5. यानी इसने जो वैल्यू कैलकुलेट की है क्या आंसर आ रहा है 4, but actual value is 5. Suggest an error in her experiment that would result in this difference. Explain how this error would lead to the lower value of Y, and suggest how the experiment could be improved to result in a correct value of Y. ठीक है, किस वजह से ये वैल्यू आई है और किस तरह से आप इसको, यू कैन अज्यूम दैट ऑल हर वेइंग्स वर रीड एंड रिकॉर्डेड करेक्टली, रीडिंग्स इसने सारी सही नहीं है, एंड दैट हर कैलकुलेशंस वाज करेक्ट। तब हमने ये बताना है, सजेस्ट एन एरर इन हर एक्सपेरिमेंट दैट वुड रिजल्ट इन दिस डिफरेंस। हाँ जी, क्या एरर हो सकता है? आना चाहिए था 5 बट आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब इसने अप टू कांस्टेंट मास हीट नहीं किया है। नॉट ऑल द वाटर इज रिमूव्ड, नॉट ऑल द वाटर, यानी इसने completely anhydrous इसको नहीं किया है। Not all the water is removed, still some water is present, still some water is present। So how this अच्छा, explain how this error would lead to the lower value of Y। जी, तो जब आपके पास वाटर रह जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास जो मास ऑफ क्रिस्टल, यानी आप कह लें जो मास ऑफ वाटर है ये कम आएगा, और जितनी कम वैल्यू आएगी परसेंटेज भी उतनी कम आएगी। ठीक है, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि नॉट ऑल द वाटर इज रिमूव्ड, स्टिल सम वाटर इज प्रेजेंट। तो अब इसको लास्ट पार्ट क्या था, हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी इम्प्रूव टू रिजल्ट इन अ करेक्ट वैल्यू वाई। तो हीट अप टू कांस्टेंट मास, हीट अप टू कांस्टेंट मास। जी, ठीक है जी, समझ में आ रही है पॉइंट? ठीक है जी, तो चलें अभी इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ आज।